हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर राष्ट्रवाद को लेके आए हैं। यह जो ऐसा चैप्टर है जो पीटी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जो ऑप्शनल में हिस्ट्री को रखे हैं उनके लिए यह राष्ट्रवाद जानना जरूरी है कि आखिर क्या है राष्ट्रवाद, किन किन कारणों से राष्ट्रवाद का जन्म होता है, इसकी एक जो परिकल्पना, एक परिभाषा है, उसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो देखा जाए राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद क्या है? तो देखा जाए एक भौगोलिक सीमा के अंदर जो लोगों में एकजुटता और आप लोगों में आपसी समन्वय जो धीरे धीरे करके उत्पन्न होता है, यह एकाएक उत्पन्न नहीं होता है। यह सिस्टमेटिक ढंग से धीरे धीरे एक बाउंडेशन की भावना उत्पन्न होती है, यही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो इसी का हम लोग यहाँ पे राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का अर्थ हो गया सामान्य अर्थ में कि एक भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले समुदायों के बीच जो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी जो एक भौगोलिक सीमा के अंदर आपसी समन्वय, आपसी एकजुटता की जो भावना प्रवृत्ति है, यह लगातार या एक वय नहीं आता है, यह धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक ढंग से बढ़ता है और यह जो आपसी जुड़ा होता है, यही क्या होता है, राष्ट्रवाद के रूप में जाना जाता है। तो इसी का एक संक्षेप में हम लोगों ने देखा कि एक भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता की जो भावना उत्पन्न होती है, वही राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद के कुछ तत्व, तो जो राष्ट्रवाद के तत्व है उन्हें भी हम लोग समझेंगे कि आखिर राष्ट्रवाद के वे कौन से तत्व हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो पहला है भौगोलिक सीमा। क्या होना चाहिए? एक भौगोलिक सीमा होना चाहिए। यानी कोई एक सीमा के अंदर, कोई एक क्षेत्र के अंदर जो आपसी एकजुटता, आपसी समन्वय होता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा, जब इतिहास हम लोग पढ़ें, जब इतिहास के पीछे पन्नों को हम लोग देखेंगे तो एनिशिएंट हिस्ट्री में, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री में, तो हम लोगों को देखने को मिला कि वहां पर जो राष्ट्रवाद की भावना थी वह एक क्षेत्रीय था। यानी जो प्रॉपर एक क्षेत्र में लोग जहां शासन हो रहा था, उन लोगों के द्वारा जो एक क्षेत्रीय भावना उत्पन्न होती है, क्षेत्रीय जो समन्वय होता है, क्षेत्रीय जुड़ाव होता है, वह क्षेत्रीय रूप में रहता है। यह बोला जाता है जो एक राष्ट्रवाद का यह रूप लेता है, क्षेत्रीय रूप, यह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लेता है। यानी जो उस समय का जो क्षेत्र होता है, वह एक क्षेत्र को लेकर आपस में लोगों का जुड़ाव रहता है, समन्वय रहता है, वह अपने क्षेत्र के लेकर क्या रहते हैं, वह जुड़े रहते हैं। तो एक भौगोलिक सीमा होता है। उसके बाद दूसरा है एक ऐतिहासिक विकास की प्रतिक्रिया। यह जो क्या है, यह एक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया है। यह लोगों में एकाएक नहीं उत्पन्न होता है, यह धीरे धीरे सिस्टमेटिक ढंग से एक दूसरे से बाउंडेशन बनने के बाद यह उभरता है। ऐसा नहीं, राष्ट्रवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतरन बहता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज बहा कल रुक गया। यानी यह बहता सिस्टमेटिक ढंग है जो कभी भी उत्पन्न हो सकता है। ऊपर भी राष्ट्रवाद की भावना बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यह निरंतरन चलने वाला भावना है जो क्या है, एक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया के रूप में। तीसरा हम लोग देखेंगे कि विभिन्न समुदायों के बीच कौन कौन से समुदाय, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता। कुछ जो विभिन्न समुदाय हुए, इन समुदाय कौन कौन, राजनीतिक हुए, आर्थिक हुए, सामाजिक हुए, सांस्कृतिक हो गए। इन समुदायों से जो एक क्या उठती है, समन्वय और आपसी एकजुटता जो देखने को मिलता है, वह भी एक राष्ट्रवाद के उद्भव में इसका भी योगदान है। तो आज हम लोग इसी बिंदुओं को यहाँ पर देखेंगे जो इसके कारण है। पहला कारण है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे राजनीतिक कारण। तो यह जो राजनीतिक कारण क्या रहा उसको देखेंगे, कैसे आखिर राजनीतिक कारण राष्ट्रवाद की भावना में इसका योगदान रहा। पहला हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति। यह जो 1857 की क्रांति था, यह एक ऐसा क्रांति था जो लोगों को यह क्या किया, एकजुट किया। यानी जो लोग क्या कर रहे थे, इस क्रांति में देखने को यह मिला कि जब यह क्रांति हुई तो लोग अपने
उद्देश्य के लिए, अपने व्यक्तिगत वहां के शासन को पाने के लिए लोगों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगर शायद यह धीरे धीरे क्या होता, अगर वहीं पर सभी लोगों में एकजुटता मिलता तो यह आंदोलन कहीं और स्थिति में होता और इसका रिजल्ट कुछ और होता। तो इस आंदोलन ने लोगों को यह सुनिश्चित किया कि जो आपसी क्या होना चाहिए, एक जुड़ाव, यानी उस आंदोलन के बाद लोगों में एक आपसी जुड़ाव, एक आपसी समन्वय का यह क्या दिया, यह परिणाम दिया 1857 की क्रांति। उसके बाद क्या है, इस क्रांति के बाद बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे संगठन भी बनने लगे, क्या उन राष्ट्रवाद को जो उत्पन्न कर रहा था, जिसमें राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी। तो उसी बीच में क्या होता है, 1885 ईस्वी में एक क्या होता है, एक महत्वपूर्ण और एक बड़ा संगठन और एक मजबूत संगठन कांग्रेस संगठन बनकर आता है। जो यह कांग्रेस जब यह संगठन बन के आता है तब यह क्या करता है, लोगों की भावनाओं को, लोगों की सोच को और उसको क्या करता हुआ एकजुट करता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जब कांग्रेस क्या करती है, संगठन, जब कांग्रेस संगठन का स्थापना होता है तो इसमें विभिन्न तरह के लोग, खासकर छोटे छोटे जगहों पर भी इसका अधिवेशन किया जाता है। यह अधिवेशन किस लिए किया जाता है, यह अधिवेशन उन लोग, हर एक लोग को जोड़ने के लिए जो समाज में रह रहे हैं, हर एक तरह के वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। और यह भी इसमें देखने को मिला कि जिस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को नहीं, अलग अलग व्यक्तियों को दिया गया। यह अलग अलग व्यक्तियों को क्यों दिया गया, यही क्या है, यह एक प्रकार से अलग अलग व्यक्ति, पहला हम लोगों ने देखा कि WC बनर्जी के द्वारा किया जाता, फिर उसके बाद दादा भाई नौरोजी, उसके बाद इनके बदरुद्दीन तैयब मुस्लिम के द्वारा किया जाता है, फिर जॉर्ज यूले एक। तो इस तरह के जो अलग अलग व्यक्तियों का, जिस प्रकार से हम लोगों ने पहला देखा, यह मुंबई में किया जाता है, दूसरा कलकत्ता में किया जाता है, तीसरा मद्रास में किया जाता है, चौथा इलाहाबाद में। तो यह जो हर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग समुदायों के द्वारा जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कराया जा रहा था, यह भी एक प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में इसका, इस संगठन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस संगठन के माध्यम से लोग एकजुट हुए और लोगों को क्या हो गया, यह लगने लगा कि क्या होना चाहिए, एक मतलब कहने का मतलब एक अपने जो राष्ट्रवाद की भावना है वह उत्पन्न करने में यह संगठन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे देखा। उसके बाद क्या है, ब्रिटिश की शोषक नीतियां, जो ब्रिटिश की कुछ शोषक नीतियां रही, वह भी क्या हो गया, राष्ट्रवाद को बढ़ाने में, राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में उसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो कौन सी नीतियां थी, डलहौजी की नीति, जो डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति चलाया गया था। यह नीति क्या किया, यह ऐसा नीति था जो क्या क्या कुशासन के आधार पर, जिसके उत्तराधिकारी नहीं थे उसको हड़प लेने को, तो इस प्रकार के जो हड़प नीति का सिद्धांत चलाया गया, यह भी क्या किया, लोगों में एकजुट होने की भावना को दिखाया। और इसी का परिणाम क्या रहा, डलहौजी का परिणाम यह रहा कि इस डलहौजी के परिणाम के कारण 1857 भी जो क्रांति हुआ था, यह भी उसका एक कारण रहा। तो कहने का मतलब है, इस तरह से जो डलहौजी का हड़प नीति, वह भी लोगों में यह भावना उत्पन्न किया कि अगर एकजुट रहा जाए, अगर लोगों में एक उद्देश्य को लेकर अगर संघर्ष किया जाए तो शायद कुछ और ही रिजल्ट होता। तो इस प्रकार से डलहौजी का जो हड़प नीति था, जो डलहौजी के द्वारा नीति लागू किया गया, वह भी लोगों में राष्ट्रवाद, यानी अपने राष्ट्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए क्या किया, उस प्रकार की उनके मन में भावना उत्पन्न करने में इसका भी योगदान रहा। उसके बाद बेलेजली के द्वारा जो सहायक संधि चलाया गया, इसके द्वारा जो सहायक संधि के द्वारा भारतीय रजवाड़ों को क्या करना, अपने अधिकार में मिलाने का जो नीति चलाया गया था, बेलेजली की सहायक नीति, यह भी क्या रहा, यह लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में, उत्पन्न करने में इसका भी योगदान रहा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा राजनीतिक कारण में। उसके बाद हम लोग आते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना में इसका योगदान रहा, तो पहला है कृषि। जो कृषि क्या रहा, जब कृषि देखा जाए, भारत में दो ही उद्योग थे, एक कृषि थे और दूसरा
लघु उद्योग था। उद्योग तो बड़े स्तर पर नहीं थे, छोटे ही स्तर पर थे, लेकिन थे। और वही उद्योग के साथ व्यापार। तो यह जो पहला रहा कृषि, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स के द्वारा इस कृषि पर विभिन्न तरह के व्यवस्थाएं चलाए गए, विभिन्न तरह के नीतियां लागू की गई। इन व्यवस्थाओं में हम लोगों ने देखा रैयतबाड़ी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, महालबाड़ी बंदोबस्त। इस बंदोबस्त के तहत हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भारतीय किसानों को अधिक से अधिक राजस्व वसूल किया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। इस प्रकार की नीतियां भी उन लोगों में क्या किया, उन लोगों को एकजुट किया और एक राष्ट्रवाद का भावना उत्पन्न किया। तो इस तरह के जो नीतियां चलाई गई वह भी क्या रहा, एक प्रकार से राष्ट्रवाद के प्रेरणा में इसका भी योगदान रहा। उस प्रकार दूसरा क्या रहा, उद्योग। जो इधर उद्योग थे, यह उद्योग तो नष्ट के कगार पर हो गए थे, क्योंकि जो इधर उद्योग थे उस समय क्या हो रहा था, भारत में ब्रिटेन में तैयार माल को भारत भेजा जा रहा था। तो जो भारत में छोटे स्तर पर उद्योग धंधे थे वह भी खत्म के कगार पर थे, क्योंकि ब्रिटेन से क्या कह रहा था, तैयार माल को भारत में उतारकर उसे बेचा जा रहा था। उसके बाद कृषि में भारत कच्चे माल जो का स्रोत और तैयार माल का बाजार बन गया। क्या हो गया कि भारत जो है कच्चे माल का क्या हो गया, कच्चे माल का स्रोत बन गया। यानी यहां से कच्चे माल को ब्रिटिशर्स विदेश ले जाने लगे और तैयार माल को लाकर भारत में बेचने लगे। यानी ब्रिटिशर्स क्या किया, इसको बाजार के रूप में अपना लिया और जो यहां से उसे बनाने में जो कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती थी वह उसे भारत से लेने लगा। तो इस प्रकार की जो नीतियां भी ब्रिटिशर्स के द्वारा लागू की गई वह भी क्या हो गया, राष्ट्रवाद के प्रोत्साहन में, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न में इसका भी योगदान रहा। उसके बाद हम लोगों को देखे धन का निष्कासन, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंगित किया गया धन का निष्कासन। यह भी जब लोगों को पता चला कि ब्रिटिशर्स, जब यह बात पता चला कि वह हित के लिए हमारे यहाँ नहीं आए, बल्कि वह क्या कर रहे हैं, यहाँ से धन को ब्रिटेन पहुंचा रहे हैं। तो यह बात जब पता चला, कब, द्वैत सिद्धांत जो 1765 से 1772 ईस्वी तक चला, इसमें वह देखने को मिला धन का निष्कासन का सिद्धांत। यह ऐसा सिद्धांत था जो क्या किया, भारतीय लोगों को, जो यहाँ रह रहे लोग थे, उनको ध्यान केंद्रित किया और जो ब्रिटिश से विश्वास था वह उठने लगा। तो यह भी क्या हुआ, एक प्रकार से लोगों में जोड़ने का, लोगों को एकजुट होने का, एकजुट होकर आवाज उठाने का जो एक भावना, एक राष्ट्रवाद का जो भावना उत्पन्न करता है, इसका भी एक कारण रहा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आर्थिक कारण में कृषि का, उद्योग का, धन निष्कासन सिद्धांत का। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा सामाजिक कारण। यह सामाजिक कारण क्या था, सामाजिक कारण में हो गया सामाजिक धार्मिक आंदोलन। हम लोगों ने देखा कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन जब आधुनिक भारत में समाज में जब कुर्तियां समाहित हो जाती है, तो इस कुर्तियों को दूर करने के लिए बड़े बड़े व्यक्तित्व जैसे राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म सभा की स्थापना की जाती है। उसके बाद केशव चंद्र विद्यासागर, उसके बाद दयानंद सरस्वती, उसके बाद विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सभी बड़े बड़े धार्मिक सुधार नेताओं के द्वारा जब भारत में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, तब क्या होता है, वह भी एक राष्ट्र भाव की भावना को जन्म देता है। उसके बाद इन्हीं में से सबसे बड़े एक आंदोलन, सुधार आंदोलन के रूप में सामने आए कौन, दयानंद सरस्वती। जब इन्होंने क्या बोला कि भारत भारतीयों के लिए है, इस शब्द का प्रयोग जब उन्होंने किया, तो यह भी एक क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिए, यानी राष्ट्रवाद की भावना को क्या किए, प्रेरित किए। तो इस तरह से दयानंद सरस्वती के द्वारा जब बुराइयों को खत्म करने के लिए, जब इस तरह के जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हो रहे थे, जो तरह तरह के लोग चलाए जा रहे थे, वह भी क्या हुआ, भारत में राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने में इसका भी योगदान रहा। यानी भावनाओं को उत्पन्न करने में इसका भी क्या, सामाजिक कारण का भी योगदान रहा। उसके बाद अगला देखेंगे हम लोग सांस्कृतिक कारण।
हाँ, इसके बाद क्या था, एक स्वदेशी प्रबल। इसमें क्या हुआ कि सामाजिक कारण में एक और है स्वदेशी प्रबल। जब स्वामी विवेकानंद के द्वारा यह वाक्य बोला गया था कि पुनः वेदों की ओर लौट चलो, यह कहने का मतलब क्या था? यह था कि क्या करना है, हमें उस पहले वाली व्यवस्था को अपनाना है, उस जहां से क्या था, जो वैदिक सभ्यताओं पर आधारित था। तो इससे उन्होंने वह एक प्रकार के बल भी दिए कि हमें उस व्यवस्था को, स्वदेशी व्यवस्था को अपनाना है, ना कि विदेशी व्यवस्था को। तो इस तरह से जो वाक्य बोले गए, जो शब्दों का प्रयोग किया गया, यह भी राष्ट्रवाद की भावना में महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इन्होंने एक बात और कहा था कि खराब से खराब स्वदेशी शासन अच्छा है, किसके तुलना में? विदेशी शासन के तुलना में। तो यह जो वाक्य इन्होंने बोला, इससे भी क्या हुआ, एक राष्ट्रवाद की भावना देखने को मिला। तो इस तरह से जो ये सब वक्तव्य थे, जो ऐसे ऐसे वाक्य बोले गए थे, वह लोगों में क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना को लाया। तो सामाजिक कारण के बाद अब हम लोग सांस्कृतिक कारण देखेंगे। इसमें क्या था, अंग्रेजी शिक्षा। जो अंग्रेजी शिक्षा, तो देखा जाए जो अंग्रेजी शिक्षा है, वह अंग्रेज तो अपने हित के लिए इसे चलाते हैं, वह अपने लिए क्लर्क चुनने के लिए और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के लिए वह अंग्रेजी शिक्षा का चलाते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यही क्या हो जाएगा, एक राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देगा। जिस तरह से अंग्रेजी शिक्षा का जो आगमन हुआ, उसमें क्या हो गया, जिस तरह से जो भारत में जो लोग रह रहे थे, यह जिस तरह से पश्चिम क्षेत्र में, पूर्व क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में जो इस तरह के जो लोग थे, जो निवास कर रहे थे, लोगों में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन डिफरेंस था। यहाँ भाषाएं कुछ थी, यहाँ भाषाएं कुछ थी, यहाँ भाषाएं कुछ थी। तो इस तरह से लोगों को जुड़ाव होने में दिक्कत होता था, लोगों की भावनाओं को समझने में दिक्कत हो रहा था। लेकिन यह जो अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम बना, एक कॉमन जो शिक्षा बना अंग्रेजी, इससे क्या हुआ, लोगों में एकजुटता बढ़ी, लोग एक दूसरे की भावनाओं से जुड़े। तो इस तरह के जो यह अंग्रेजी शिक्षा हुआ, वह लोगों की भावनाओं को एकजुट करने में, समझने में और पूरे देश को एकजुट करने में इसका भी एक अहम भूमिका रहा। तो इस तरह से यह भी राष्ट्रवाद को जन्म देता है। उसके बाद आधुनिक शिक्षा, वह जो जिस तरह से जब क्या हो गए, शिक्षा का विस्तार हुआ, तो आधुनिक शिक्षा आया। इस आधुनिक शिक्षा के माध्यम से क्या हुए, लोग विदेशों में हुए क्रांति को पढ़े, उनके संघर्षों को पढ़े और उनसे प्रेरणा लिए कि किस तरह से उन्होंने क्या किया, आंदोलन किए, किस तरह से संघर्ष किया। तो यह आधुनिक शिक्षा भी क्या रहा, राष्ट्रवाद को बढ़ाने में, राष्ट्रवाद की भावनाओं को उत्पन्न करने में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद दूसरा है रेल। यह जो रेल का विकास, यह अंग्रेज अपने लिए किए थे, खासकर वस्तुओं को या फिर कहीं विद्रोह होने पर तुरंत से तुरंत वहां सैनिक को भेजकर उस विद्रोह को दबाया जाए और कच्चे माल को बंदरगाह तक लाया जाए, ताकि उस बंदरगाह से उसको ब्रिटेन तक ले जाया जाए। तो इस तरह से इसलिए रेल का विकास किया गया था। लेकिन यह जो रेल का विकास है, यह भी क्या किया, लोगों के भावनाओं को जोड़ने में अहम योगदान रहा। जिस तरह से जो भारत के लोग थे, कुछ पश्चिमी क्षेत्र में, कुछ पूर्वी क्षेत्र में, कुछ दक्षिणी क्षेत्र में, कुछ उत्तरी क्षेत्र में, इस जो रेल के विकास होने से क्या हो गया, लोगों में क्या हो गया, एक तरह से जो कनेक्टिविटी था, जुड़ाव था, वह और बढ़ा। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगे और सभी एक साथ जो बैठकर यात्रा करने लगे। उसमें क्या हो गया, जो छुआछूत, सामाजिक जो दूरियां था, उसको भी यह कम करने का प्रयास किया। तो इस तरह के जो रेल का विकास था, वह भी बहुत हद तक राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रेरित करने में इसका योगदान रहा। उसके बाद तीसरा है समाचार पत्र पत्रिकाएं। जब क्या हो गए, भारतीय लोग शिक्षित हुए, तब उनके द्वारा समाचार पत्र पत्रिकाएं भी चलाए जाने लगे। यह समाचार पत्र पत्रिकाएं क्या करने लगे, लोगों की भावनाओं को जोड़ने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस तरह से जो समाचार पत्र पत्रिकाएं का भी काफी योगदान रहा। उसके बाद है विभिन्न सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। यह जो विभिन्न प्रकार के फिर से सांस्कृतिक महोत्सव किया जाने लगा, जैसे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में
गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, इस तरह के जो महोत्सव का बीच बीच में जो आयोजन किया जाने लगा, यह भी लोगों को एकजुट होने में और लोगों की भावनाओं को जोड़ने में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस तरह से हम लोगों ने सांस्कृतिक कारण में देखा। उसके बाद अब देखा जाए विदेशी तत्व, तो सिर्फ ये सब सांस्कृतिक कारण ही नहीं थे, कुछ विदेशी तत्व भी रहे हैं जो राष्ट्रवाद के विकास में योगदान रहा है। क्या था वह विदेशी तत्व? पहला 1776 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता। जो 1776 में क्या होता है, जब अमेरिका स्वतंत्र होता है, तब यह जो संदेश, इस संदेश से क्या होता है, लोगों में भी यह भावना उत्पन्न होती है कि जब अमेरिका ऐसा देश क्या कर सकता है, ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से आजाद हो सकता है, तो हम क्यों नहीं। तो यह भी लोगों में एक प्रकार के एकजुट भावनाओं को उत्पन्न करने में इसका भी एक योगदान रहा, यह एक प्रेरणादायक रहा। उसके बाद 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति। यह जो फ्रांस की क्रांति होती है, इस क्रांति से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यह तीन ऐसे शब्द थे जो निकलकर सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व को यह प्रभावित करता है। तो 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति होती है, जिसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भारत के राष्ट्रवाद के विकास में उसका भी एक अहम योगदान रहता है और यह राष्ट्रीय आंदोलन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो यह जो क्रांति था, यह भी योगदान दिया। उसके बाद है जापान का चीन पर विजय 1894 से 95 में। यह जो जापान है, जो चीन के साथ विजय किया 1894-95, यह भी एक काफी प्रेरणादायक रहा लोगों में, क्योंकि एक छोटा सा देश क्या किया, चीन जैसे देश को हराने में कामयाब रहा। उसके बाद दूसरा है जापान का रूस पर विजय। यह छोटे जापान ऐसा देश जो रूस ऐसे बड़े देशों पर विजय प्राप्त कर सकता है, यह भी क्या रहा, एक विश्व रंगमंच पर अपने आप में बहुत बड़ा बात रहा। तो इस छोटे छोटे जो यह जो चीज था, इससे जो निकलकर जो भारतीयों में जो यह भावना आ रही थी, वह राष्ट्रवाद को बढ़ाने में, राष्ट्रवाद को भावनाओं को लाने में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि रूस क्या था, बहुत बड़ा देश था और जापान एक छोटा देश था। तो इस तरह के जो निकलकर जो परिणाम आ रहे थे, इससे क्या हो रहा था, लोगों का आत्मविश्वास बढ़ रहा था और क्या हो रहे थे, लोग एकजुट हो रहे थे और उनका जो आत्मविश्वास बढ़ने के कारण वह क्या कर रहा था, राष्ट्रवाद की भावनाओं को जन्म दे रहा था। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि राष्ट्रवाद क्या था, राष्ट्रवाद के क्या क्या कारण थे, कुछ विदेशी कारण भी हुए जो राष्ट्रवाद को लाने में, राष्ट्रवाद की विकसित करने में उसका भी योगदान रहा। तो अब इसके बाद कुछ 2-3 चैप्टर और बच गए हैं आधुनिक भारत के, उसको खत्म करने के बाद हम लोग किसी अदर सब्जेक्ट के साथ जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें क्या करता है, अगला क्लास लेने के लिए मोटिवेट करता है। तो हमारे वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए जो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और इस लर्न डीप फैमिली को बड़ा से बड़ा बनाइए, क्योंकि यह सिर्फ हमारा नहीं, आप लोग का भी है, और सब मिलकर, हम और आप सब मिलकर एक अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।